हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम शल्य तंत्र दैट इज़ सर्जरी में शॉक की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो लेट्स स्टार्ट। तो शॉक की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उसमें इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से क्या होता है, इंसान शॉक की कंडीशन में चला जाता है। और इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन जो है वो कि मैंने नीचे लिख रखी है। Shock is a condition in which the circulation fails to meet the nutritional need of the cells and at the same time fails to remove the metabolic waste product. शॉक वो कंडीशन है जिसमें सर्कुलेशन जो होता है वो फेल हो जाता है, सर्कुलेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो भी बॉडी से बाहर नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो इंसान होता है शॉक की कंडीशन में चला जाता है। फिर शॉक के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो शॉक के टाइप कितने होते हैं? एक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक, एक ट्रॉमेटिक शॉक, एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक, एक होता है वेसोवेगल शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक और एनाफिलेक्टिक शॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक किस कारण से होता है, क्या रीज़न है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो हाइपोवोलेमिक शॉक दैट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, जहाँ से ज़्यादा अगर ब्लड का लॉस हो रहा है, वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल, तो इसमें क्या होगा, हम पर्सन हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। लॉस ऑफ प्लाज्मा इन केस ऑफ बर्न, जब बर्न का केस होता है तो उसमें प्लाज्मा का लॉस होता है उस कंडीशन में भी। या लॉस ऑफ फ्लूइड ड्यू टू डिहाइड्रेशन इन केस ऑफ जीआईटी इन्फेक्शन, और जब जीआईटी का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है। डायरिया की कंडीशन में जो होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें भी हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट चला जाता है। फिर फीचर्स, इसके फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? डिक्रीजिंग फीलिंग ऑफ हार्ट रेट, इसमें हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगी, आर्टेरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो होगा वो कम हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, और जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो भी कोल्ड हो जाएंगी, हाथ पैर जो हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे। फिर आते हैं ट्रॉमेटिक शॉक। ट्रॉमेटिक शॉक क्या होता है? दिस दैट इज़ फॉलोड बाय मेजर इंजरी। ट्रॉमा लग गया है, कोई इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है, वेदर इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी हुई हो या कोई सीवियर बर्न का कंडीशन हो, उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट जो होता है ट्रॉमेटिक शॉक में चला जाता है। दिस इज़ ड्यू टू ब्लीडिंग बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल विद टॉक्सिक फैक्टर्स विच लीड्स टू इंट्रावेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दैट लीड्स टू इंक्रीज द वेस्कुलर परमिएबिलिटी। इस कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन जो है उसके ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग या तो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, किसी भी केस में ब्लीडिंग अगर हो रही है तो क्या होगा, वहाँ पे कोई टॉक्सिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं उसके साथ में, तो क्या होगा, जो इंट्रावेस्कुलर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से जो होगा हमारी वेस्कुलर परमिएबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा। फिर न्यूरोजेनिक शॉक, इट इज़ कॉज्ड बाय ट्रॉमा टू स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होगा, या तो कोई भी ट्रॉमा, कोई भी इंजरी, कोई भी चोट जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे लगी, अगर पैराप्लेजिया हो गया, क्वाड्रीप्लेजिया हो गया, एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन में भी आपको न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है कुछ कंडीशंस में। दिस शॉक इज़ ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम resulting loss of arterial and venous tone with pooling of the blood in the dilated peripheral venous system, which leads to the improper filling of artery. न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लॉक कर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा आर्टेरियल और वेनस जो ब्लड होता है वो जो पेरिफेरीज होती हैं वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड जो है प्रॉपरली हमारे हार्ट और ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा। तो जब हार्ट और ब्रेन को सफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, इंसान शॉक में चले जाएगा। तो यहाँ पे आगे दे भी रखा है, सो देयर इज़ अ फॉल इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। अब वेसोवेगल शॉक की बात करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यूरोजेनिक शॉक वेयर देयर इज़ अ पूलिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड इन द लिम्ब मसल्स एंड स्प्लेनिक बेड्स।
तो हमारा जो इसमें वेसोवेगल शॉक में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो जो भी ब्लड है वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसमें भी सेम न्यूरोजेनिक शॉक की वाली कंडीशन होती है कि जो हमारे क्या कहते हैं, ब्लड जो है इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद जो हार्ट में ब्लड जाना चाहिए और ब्रेन में जाना चाहिए, जो मेन ऑर्गन से वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन शॉक की कंडीशन में चला जाता है। साइकोजेनिक शॉक भी एक न्यूरोजेनिक शॉक की तरह है, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, अगर हार्ट पे कोई इंजरी लगी है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन में क्या होता है, जो हार्ट होता है फेल्स टू पंप ब्लड, वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है फेल कर जाता है, काम करना बंद कर देता है बिल्कुल। ओवर डिस्टेंशन, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ पे भरा रह जाएगा, राइट वाले में, तो राइट में ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा, ओवर लोड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा हो गया तो क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी, और हाइपोक्सिया की कंडीशन मतलब कि शॉक की कंडीशन। फिर आते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है, सेप्टिसीमिया लीड्स टू द डैमेज ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स। जब भी सेप्टिसीमिया होगा तो उसमें क्या होगा, जो हमारी कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लीकेज ऑफ एंडोटॉक्सिक इनटू ब्लड। अब एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो ब्लड में लीक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो गई तो फिर हाइपोक्सिया होगी, और हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, पेशेंट शॉक में चले जाएगा। ठीक है, फिर एनाफिलैक्टिक शॉक की बात करते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक क्या होता है, इसमें किसी ड्रग से या किसी एलर्जन की वजह से जो होता है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है और लेरेंजियल एडिमा हो जाता है। जब ब्रोंकोस्पाज्म और लेरेंजियल एडिमा हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, मतलब प्रॉपर रेस्पिरेशन, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पर्सन हाइपोक्सिया में जाएगा। इम्प्रॉपर सेरेब्रल सर्कुलेशन होगा, जिसकी वजह से पर्सन शॉक में चला जाएगा। जब ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो ऑफ कोर्स पर्सन जो है शॉक में जाएगा ही जाएगा। अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सडन फ्लूइड लॉस, एकदम से अगर ब्लड लॉस होना शुरू हो गया एक्सेसिव अमाउंट में, तो क्या होगा, हमारा जो हार्ट की फीलिंग है राइट हार्ट की वो कम हो जाएगी। तो वो जो है, जो राइट हार्ट की जब फीलिंग कम हो जाएगी तो ब्लड जो है वो लंग्स में भी नहीं जा पाएगा प्रॉपर, फिर लंग्स में नहीं जा पाएगा तो फिर लेफ्ट हार्ट भी कहाँ से प्रॉपर फिल हो पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा क्या क्या कम हो जाएगा, आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी और पर्सन हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। अब जब भी शॉक होता है तो हमारी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि बॉडी अपने आप में ही मैनेज करने की पहले कोशिश करती है कि कैसे भी करके हम इससे बाहर निकल सकें। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, एड्रीजेनिक डिस्चार्ज होता है। एड्रीजेनिक डिस्चार्ज की वजह से क्या होता है, जो कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स जो होती है कंस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और सप्लाई जो हार्ट में है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे ब्लड को ही तो सप्लाई नहीं हो रही होती है ना, तभी तो हम शॉक की कंडीशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वेन्स जो है वो कंस्ट्रिक्टेड हो गए तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट में फीलिंग बढ़ जाएगी, इंक्रीज डायस्टोलिक प्रेशर, इसकी वजह से डायस्टोलिक प्रेशर और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम ब्लड फ्लो फ्रॉम द किडनी एंड स्किन रीचेस टू द हार्ट एंड ब्रेन। उसी टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा किडनी में जो ब्लड जा रहा था वो भी क्या करेगा, वो भी हार्ट की तरफ जाना शुरू कर देगा, और जो स्किन में ब्लड जा रहा था वो भी हार्ट की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो हमारा जो स्किन का ब्लड, जब स्किन का सर्कुलेशन हार्ट की तरफ जाएगा, तभी क्या होता है, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड हो जाती हैं जब भी कोई पेशेंट शॉक में जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा होता है बॉडी के अंदर। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम हार्ट को ब्लड सप्लाई कर पाएंगे वो उतना ही जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं शॉक से। तो ये सारी चीज़ें कंपनसेटरी मैकेनिज्म में चलती रहती हैं। फिर हाइपर वेंटिलेशन मतलब डीप ब्रीदिंग, जितनी ज़्यादा ब्रीदिंग करेंगे उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा थोरेसिक साइट्स जो होंगी फ्रॉम द हार्ट एंड लंग्स, जो ब्लड होगा एक्स्ट्रा थोरेसिक साइट से हार्ट और लंग को सप्लाई करना शुरू कर देगा। कोलैप्स
कोलैप्स भी एक तरीके से आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ड्यू टू कोलैप्स ऑटोमेटिकली ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट रीचेस टू द हार्ट एंड लंग्स। तो क्या होता है, जैसे ही पर्सन कोलैप्स करता है तो वो एकदम से जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में एकदम लेट जाता है। तो क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिटीज़ का ब्लड है, जो लोअर बॉडी पार्ट का ब्लड है, वो हार्ट की तरफ और लंग्स की तरफ जाना शुरू होता है। वो भी जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन शॉक की कंडीशन से जल्दी बाहर आ जाता है। फिर वैसो एक्टिव हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं? लो परफ्यूजन ऑफ किडनी, लो परफ्यूजन हो जाता है किडनी से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रिलीज ऑफ रिफाइंड एंड रेनिन लिबरेट्स। तो रेनिन जो होता है वो उसका सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है, जो कि लीवर से रिलीज़ होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में इन द लंग्स में जाके। सो इट कंस्ट्रिक्ट द वेस्कुलर ऑफ स्प्लेनिक ऑर्गन्स एंड किडनी एंड स्किन दैट डेरिवेट्स द ब्लड इनटू हार्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है हमारा वो रिलीज़ होगा, उसके से क्या होगा, जो हमारे स्प्लेनिक ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, स्किन है, वहाँ क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। कंस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या होगा, वहाँ का जितना भी ब्लड है वो कहाँ जाने लगा, हार्ट की तरफ जाने लगेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट जो है प्रॉपर सप्लाई कर पाएगा ब्रेन को, जिसकी वजह से पर्सन शॉक की कंडीशन से बाहर आने में हेल्प होगी। Absorption of the fluid from the interstitial tissue and the absorption of fluid from the intracellular to extracellular space that forces the water, sodium and chloride across the capillary endothelium into the vascular space। अब ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होने लगता है फ्लूइड का इंटरस्टिशियल टिश्यू से, और फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होने लगता है, जो इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में आना शुरू कर देता है। तो जिस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर, सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं वो कैपिलरी एंडोथेलियल से वेस्कुलर स्पेस में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो हमारा शॉक कितने टाइप का हो गया, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड कंडीशन में क्या होता है, लेस देन 20% ब्लड लॉस होता है। मॉडरेट में क्या होता है, बिटवीन 20 to 40% ब्लड लॉस होता है। सीवियर कंडीशन क्या होता है, मोर देन 40% ब्लड लॉस होता है। तो माइल्ड शॉक में की कंडीशन में क्या होगा, देयर इज़ अ कोलैप्स, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, मतलब कोलैप्स कर जाएगा, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड हो जाएंगी। पल्स रेट और बीपी नॉर्मल रहेगा। यूरिन आउटपुट जो है वो भी नॉर्मल रहेगा, बट पर्सन जो है थ्रस्टी फील करेगा, प्यास लगेगी और कोल्ड मतलब ठंडा लगेगा क्योंकि उसको स्वेटिंग हो रही होगी। मॉडरेट कंडीशन में क्या होगा कि सिम्टम्स सेम होंगे, बस उसे ओलिगो यूरिया हो जाएगा, मतलब कि उसे टॉयलेट जो है कम आएगी, यूरिन कम पास आउट करेगा और स्वेटिंग होगी। सीवियर कंडीशन में क्या होगा, सिम्टम्स सेम होंगे, बस उसका बीपी कम हो जाएगा, रैपिड पल्स हो जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा और स्किन बिकम पेलर। और ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से क्या होगा, स्किन पेल कर जाएगी, पेल कलर हो जाएगा, पेलर हो जाएगी। फिर क्या होता है, क्लिनिकल मॉनिटरिंग। हमें मॉनिटरिंग क्या करनी होगी शॉक की कंडीशन में, उसका बीपी, रेस्पिरेटरी, पल्स रेट, यूरिन आउटपुट, सेंट्रल वेनस आउटपुट और ईसीजी को हम मॉनिटर करेंगे। फिर उसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, शॉक का पेशेंट अगर आ गया तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसक्सिटेशन करेंगे, मतलब कि प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। कीप द पेशेंट इन द ट्रेंड वर्क पोजिशन। ट्रेंड वर्क पोजीशन इज़ दिस, इस पोजीशन में हम उस पेशेंट को रख देंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे हार्ट और ब्रेन तक पहुंच सके। इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग बाय प्रेशर बैंडेज, और जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब उसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देंगे। इसमें क्या होगा, सिलेक्ट अ नॉन शुगर नॉन प्रोटीन क्रिस्टलॉइड विद सोडियम कंसनट्रेशन। इसमें नॉन शुगर और नॉन प्रोटीन वाला जो हमें क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन यूज़ करना है जिसमें सोडियम कंसनट्रेशन हो, जिसमें कि हम RL चूज़ कर सकते हैं, NS चूज़ कर सकते हैं विद 1 to 2 ml ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ विद 40 मिनट 1 to 2 लीटर ऑफ फ्लूइड इज़ रिकमेंडेड। मतलब 45 मिनट के अंदर हमें 1 से 2 लीटर जो है आपको ये क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन जो है उसकी बॉडी में सप्लाई करना है, मतलब चढ़ाना है। फिर ड्रग में हम सबसे पहले क्या चूज़ करेंगे, सिडेटिव्स चूज़ करेंगे, क्योंकि जो शॉक की कंडीशन में क्या होगा वो हाइपर एक्टिविटी कर सकता है, जिसको हमें उसकी हाइपर एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करने के लिए उसको सिडेटिव्स देनी ज़रूरी है। इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया अगर है तो उसको एट्रोपिन देंगे, और इन केस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो बीटा ब्लॉकर और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर
कॉन्स्ट्रक्टर्स देंगे। वैसे कॉन्स्ट्रक्टर्स में फिनाइलएपिनेफ्रिन दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जो भी क्वेश्चंस हों या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।